चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, डज प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इट टेक्स प्लेस आउटसाइड एज वेल एज इनसाइड. So all the points on the PPC, children, simply reflects कि using all the resources and putting them into best order of application or utilization, हमारा जो output होगा, it is appearing here. Point A, B, C, D and E. E तक था, F तक था हमारे शेड्यूल में. टिल पॉइंट E था, टिल पॉइंट F था. शेड्यूल देख के बताइए आपने बनाया होगा. F तक था. चलिए, तो E पॉइंट थोड़ा ऊपर कर देते हैं. पॉइंट E एंड फाइनली पॉइंट F. ये बात सबको समझ में आ गई. सो ऑल द पॉइंट्स ऑन द PPC रिफ्लेक्ट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. तो आप फिर से एक ऐसा कर्व बनाएंगे इस क्वेश्चन को लिखने के बाद, और सब लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, पॉइंट्स प्लॉटेड ऑन द PPC रिफ्लेक्ट्स fuller utilization of resources. I repeat, points appearing on the PPC reflects fuller utilization of resources. लोगों को ये बात समझ में आ गई कि PPC पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, दैट इज A, B, C, D, E, F appearing on PPC reflects fuller utilization of resources. इतना लिख दिया सबने. अब मैं एक पॉइंट अंदर की तरफ प्लॉट कर रहा हूं, एंड दैट पॉइंट वुड बी नेम्ड एज D एंड C. सबको नजर आ रहा है? बट इस पॉइंट को मैं अपनी तरह से प्लॉट करता हूं ताकि आप चीजों को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ जाएं. सब लोग इसको तो ड्रॉ कर लें. लेट अस अज्यूम दिस एज पॉइंट K. थोड़ा सा कॉमन सेंस लोगों को यूज करना है. B पॉइंट पे वी आर प्रोड्यूसिंग OY यूनिट्स ऑफ गुड Y एंड OX यूनिट्स ऑफ गुड X. ये सबको समझ में आ गया? इतना कमोडिटी Y प्रोड्यूस हो रहा है और इतना कमोडिटी X. फर्दर जब हम B पॉइंट से C पॉइंट की तरफ मुड़ेंगे बच्चों, तो हमारा प्रोडक्शन कमोडिटी Y का कम हो जाएगा और इट विल इंक्रीज. आंसर कम हो जाएगा. Y से हम चले आए Y1 पे और X से हम कहां चले गए? X1 पे. सो प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी Y रिड्यूसेस एंड दैट ऑफ कमोडिटी X इंक्रीजेस. इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो B पॉइंट से C पॉइंट पे जब हम गए तो हमारा X का प्रोडक्शन बढ़ गया और Y का प्रोडक्शन कम हो गया. तो अल्टीमेटली दिस लॉस इन कमोडिटी Y इज कॉम्पनसेटेड बाय द गेन इन कमोडिटी X. समझ में आ गया? तो B से C पॉइंट पे जाने को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ. क्या बोलते हैं? ट्रेड ऑफ. इसका मतलब जो भी हमारा ट्रेड कम हुआ, कमोडिटी Y का प्रोडक्शन गिर गया, उस लॉस को पूरा का पूरा किसने कवर कर दिया? कमोडिटी X ने. सबको इतनी बातें समझ में आ गई? अब थोड़ी सी अकल लगानी है. K पॉइंट पे आपको क्या नजर आ रहा है? कमोडिटी Y का जो प्रोडक्शन है, इट इज गोइंग डाउन फर्दर, as well as production of commodity X is also going down. Yes or no, children? So पहले तो आपको क्या नजर आया? when we moved from point B to point C, एक का प्रोडक्शन कम हुआ, नो प्रॉब्लम. दूसरे का एटलीस्ट बढ़ गया और कॉम्पनसेटरी नेचर था. बट यहाँ पे तो Y का प्रोडक्शन भी कम हो गया एज वेल एज X का प्रोडक्शन भी कम हो गया. तो यूनिट्स एट पॉइंट K रिफ्लेक्ट्स व्हाट? So point K reflects that output of good Y and good X reduces. Yes or no? Children, yes or no? तो पॉइंट ABCDE में देयर इज नो प्रॉब्लम. एक का प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो एटलीस्ट दूसरे का कम हो रहा है, तो चलिए कॉम्पनसेशन है. बट K पॉइंट पे क्या बच्चों को कॉम्पनसेशन नजर आ रहा है? Y का प्रोडक्शन भी कम हो गया और X का प्रोडक्शन भी
कम हो गया. It represents under utilization of resources. समझ में आ गया चिल्ड्रन? समझ में आ गया? It represents under utilization resources. So कोई भी इकोनॉमी, कोई भी बिजनेसमैन क्या ऐसा एफर्ट अप्लाई करना चाहेगा जहां पे उसका आउटपुट दोनों चीजों का कम हो जाए और रिसोर्सेज से उसको कोई भी एडवांटेज ना मिले? अगर आप कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर हैं तो क्या आप ऐसा चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट. तो ए बी सी डी ई एफ रिफ्लेक्ट्स फुलर यूटिलाइजेशन एंड के रिफ्लेक्ट्स व्हाट? अंडर यूटिलाइजेशन. कैसे याद रखेंगे इसको? ये अंदर की तरफ बनाया, तो अंदर की तरफ बनाया तो इसलिए क्या हो गया? अंदर यूटिलाइजेशन. तो अंदर यूटिलाइजेशन नहीं है, आप कोई अरब कंट्री में नहीं है या आपको सो कॉल्ड इराक में नहीं है, तो इट इज अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. इसको लिख लीजिए वेरी क्विकली. तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑन द बाउंड्री है तो बेस्ट है, ऑप्टिमम है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. अंदर है तो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. आपने जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है उसको यूज करके अगर पॉइंट के पे प्रोडक्शन किया तो वाई कमोडिटी का आउटपुट भी कम होगा एज वेल एज एक्स का भी कम होगा इन कंपैरिजन विद व्हाट वी वर प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट बी एंड सी. अपडेट दिस क्विकली. यस सर. शैल आई प्रोसीड फर्दर? एक पॉइंट और प्लॉट करते हैं, बट ये पॉइंट प्लॉट होगा थोड़ा सा बाहर. लेट अस से पॉइंट एन प्लॉट किया हमने, तो एन पॉइंट आपको बाहर की तरफ नजर आ रहा होगा एंड इट इंडिकेट्स कि वाई कमोडिटी का आउटपुट भी पहले के मुकाबले बच्चों बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया. एंड कमोडिटी एक्स का आउटपुट भी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया? दिमाग की बत्ती जलाइए, सो कॉल्ड दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर. आपके पास जितने रिसोर्सेस थे, थियोरी बोलती है कि आपने सारे रिसोर्सेस को परफेक्टली यूज किया, आपने किसी को वेस्ट नहीं किया. जब भाई सारे रिसोर्सेस यूज हो गए एंड दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव गॉट, आई रिपीट, दिस इज द बेस्ट दैट वी हैव गॉट. टीचर ने सारी कॉपीज क्लास में चेक कर दी, 50 स्टूडेंट्स वर देयर, 45 बच्चों को कॉपी दिखाई गई है. हर बच्चे ने पूरा एफर्ट किया, बहुत मेहनत किया, और क्लास में 100 में से जो हाईएस्ट गया है दैट इज 92. दैट इज 92. अब किसी बच्चे का अगर 92 से कम आ रहा है तो उसके दो रीजंस होंगे. या तो उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, या तो सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ने का मन ही नहीं लगता उसका. तीसरा कोई रीजन नहीं हो सकता. टीचर ने बोला था कि अगर एग्जाम में 92 से ऊपर किसी का आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि उसने कोई अलग से इंतजाम किया हुआ है. एक बच्चे के 99 मार्क्स आ गए. सर इसका मतलब ये खर्रा लेके बैठा था, इसके पास रिसोर्सेस ज्यादा थे. उसकी कॉपी खुलवाई जाएगी और फिर से चेक की जाएगी. और देखा कि टीचर ने गलती से मार्क्स की टोटलिंग में गड़बड़ी की थी, 92 से ऊपर किसी का भी मार्क्स नहीं है. बात समझ में आई? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस. एक तरफ हम थियोरी में क्या बोलते हैं कि सारे रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया तो आउटपुट कहां पे होगा? प्रोडक्शन बाउंड्री ए बी सी डी ई पे होगा. यस और नो? तो सर ये मुर्गा कहां से चला आया? ये तब होगा जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे. 1947 या उसके आसपास इंडिया में रिसोर्सेज तो थे, बट हम उसको इस्तेमाल करना जानते नहीं थे. क्यों? पढ़े लिखे स्किल्ड वर्कर नहीं थे हमारे यहाँ, प्लस हमारे पास इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी मशीनरी थी नहीं. ब्रिटिशर्स ने कंट्री को किस लिए यूज किया था? सप्लायर ऑफ चीप रॉ मटेरियल, और अपने यहां से फिनिश गुड्स बनवा के वापस लेके आते थे और इंडियंस को बेचते थे. तभी तो गांधी जी ने वो चरखा चलाया था ना, बी इंडियन बाय इंडियन. पढ़ा होगा आपने, ब्रिटिशर्स इंडिया को फीडर इकोनॉमी की तरह यूज करते थे. इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, बचपन में हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि यहां से सस्ता रॉ मटेरियल लेके जाते थे, और जो लोग अपना रॉ मटेरियल ब्रिटेन को नहीं सप्लाई करना चाहते थे उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाती थी. और ब्रिटेन से जो सामान इंडिया फिनिश गुड्स बन के आता था उस पे इंपोर्ट ड्यूटी मिनिमम, नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती थी, और दूसरी कंट्रीज से आता था तो बहुत ज्यादा. तो सिर्फ अपनी कंट्री को प्रमोट करते थे. तो एग्जाम में आपको ऐसा ही ग्राफ बना के देंगे और बोलेंगे रेफरिंग टू पॉइंट के व्हाट इंटरप्रिटेशन कैन बी ड्रॉन ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा इन इंडिया. तो आप आंसर लिख के आएंगे ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस एरा इन इंडिया
production of goods and services was very, very, very low. Why it was very low? Because the available machinery, the available resources were not put to fuller utilization. समझ में आ गया? पक्का? What can you express referring to point N on Prime Minister Narendra Modi's visit to USA? N पॉइंट को आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजिट टू यूएसए के साथ कैसे जोड़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? आंसर देना चाहते हैं श्रीवास्तव जी? बताइए श्रीवास्तव जी। हाँ, वहां गए, वहां वो कौन सा स्टेडियम था जहां पे उन्होंने अपना भाषण प्रस्तुत किया था? भूल गए? चलिए, मेरे को भी ठीक से याद नहीं है, गूगल पे देख लीजिएगा। स्टेडियम में लोगों के सामने बहुत बड़ा लेक्चर दिया, इंडिया का बहुत गुणगान किया, कितना इंडिया में एडवांटेज है अगर आप इंडिया में बिजनेस करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। कुंभ मेला लगा इलाहाबाद में, ढेर सारे फॉरेन डेलीगेट्स को, वहां के सो कॉल्ड जो एम्बेसडर्स हैं कंट्री के, उनको बुलाया। तो जब वो यहाँ आए, उन्होंने देखा कि भाई सही में बदलता हुआ भारत है। अब ये 1950s वाला इंडिया नहीं है, द लैंड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, तो चलो चल के हिंदुस्तान में धंधा पानी चालू करते हैं। ऐसे थोड़ा एप्पल वाले इंडिया चले आए और 2-2 शोरूम खोल लिया और 50 लाख रुपए किराया देते हैं अंबानी जी को, बीकेसी जो मुंबई में खुला है। तो एन पॉइंट का मतलब कि कंट्री में रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो कोई भी पॉइंट अगर पीपीसी पे है तो रिफ्लेक्ट करता है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर अंदर है तो क्या रिफ्लेक्ट करता है? वेस्टेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और बाहर है तो रिफ्लेक्ट करता है दैट रिसोर्सेज हैव इंक्रीज। मैं आपके घर का एग्जांपल आपको देता हूं। आपने प्लेट में कुछ खाना डाला, तो खाना खा लिया बट थोड़ा सा बच गया, और आपकी अक्सर की आदत हो चुकी है। इज इट अ गुड प्रैक्टिस? इज इट अ गुड प्रैक्टिस? और आपको सो कॉल्ड मम्मी ने 100 बार समझाया, अगले दिन से आप सुधर गए और आपने जितना खाना खाना था उतना ही प्लेट में डाला। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपने खाना कितना खाया? ABCDE खाना बना था, आप तब भी मार्केट से मोमोज चढ़ के चले आए, चाइनीज चिली पोटेटो चढ़ के चले आए, और घर का खाना इतनी मेहनत से मम्मी ने बनाया और आपने वेस्ट कर दिया। इट इज व्हाट? अंडर यूटिलाइजेशन। समझ में आ गया? और आप डेली घर आते हैं और कहते हैं मेरे को भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूं दोस्त के घर से। आपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो अगर इंडिया ग्रो कर रहा है, आउटपुट एक्स का भी बढ़ रहा है और वाई का भी बढ़ रहा है, तो पीपीसी बाहर की तरफ एक नया बन गया, नया पॉइंट आ गया, और वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ग्रोथ। तो अगर आपको कंट्री के अंदर, क्लासरूम के अंदर, अपने मोहल्ले में लोगों को समझाना है कि मेरा देश तरक्की कर रहा है, तो आप कैसे समझाएंगे? आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेंगे। जैसे आपने बायो पढ़ी होगी 10th में, टीचर ने बताया कि फिश का गिल होता है। हाँ सर, फिश पूरी गीली होती है, आप गिल गिल कह रहे हैं। अरे गिल एक बॉडी में पार्ट होता है फिश की, किस काम में आता है वो? यस, सांस लेने में, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अगर आप सेलो टेप लगा देंगे तो वो ब्रीद इन और वो मर जाएगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर हम भी एक बार पानी के अंदर थे सर, सर हम तो सांस ही नहीं ले पा रहे थे। बगल वाला बच्चा बोला, ए तुम्हारे अंदर गिल नहीं है ना, इसलिए। भगवान ने फिश को वैसा बनाया है, ह्यूमन बॉडी में गिल जैसी चीज नहीं होती है। तो अब आपको फिश के गिल के बारे में कुछ समझाना है और फिश का गिल दिखाना है। तो जब हम स्टूडेंट थे 10th क्लास में, तो हमें फिश का प्रैक्टिकल कराया जाता था और बोला जाता उसका गिल निकाल के दिखाइए। दिल नहीं, गिल, GILL होता है ना स्पेलिंग शायद। तो हम लोग को एक वैक्स प्लेट दी जाती थी और मरी हुई मछलियां लाई जाती थी, और मछली को हम लोग, वो जो पेन होती थी प्रैक्टिकल बोर्ड पेन, उस पेन से चिपकाते थे, एक उसके मुंह के थ्रू और एक उसकी पूंछ के थ्रू, और वहां पे फिर हल्का सा कट लगाते थे और गिल अलग से करके टीचर को जाके दिखाते थे, और टीचर प्रैक्टिकल में से 20 में से 15-16 नंबर दे देती। समझ में आ गया? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा प्रैक्टिकल किया है? किसी ने नहीं किया? ओके। हम जब पढ़ते थे एज अ स्टूडेंट तो फ्रॉक का भी प्रैक्टिकल होता था, बट आई वाज एन ICSE स्टूडेंट, तो हमारे यहाँ फ्रॉक का प्रैक्टिकल नहीं था, 11th-12th में होता था, यूपी बोर्ड में होता था। तो मेरे को बड़ा क्रेज था। तो मेरा ब्रदर था, मेरी बुआ का बेटा, वो उम्र में तो मेरे बराबर ही था, बट क्लास 1 साल पहले उसको मिल गई थी, तो वो 10th क्लास 1 साल पहले मेरे से पास कर गया। तो मैंने एक बार ऐसे उसको कहा कि मेरे को जरा दिखाओ कैसे इसका, वो पता नहीं एरोटा कोई होता है उसको अलग करना होता है। तो हम लोग गए मार्केट से, ग्लू वगैरह, ये वैक्स वगैरह खरीदी। उसके बाद फिर एक मेढक लेके आए, ये जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट वाली दुकानें होती है ना, यहाँ मिलता है ये। अब नहीं मिलता, अब बैन हो गया इन चीजों में, जब से मेनका गांधी जी वो पेटा कानून लेके चली आई हैं। तो घर में हम लोग लेके आए फ्रॉग, बेहोश था, उसको उल्टा किया, उसके दोनों टांग हाथ
चिपका दिए, फिर कट लगाया, उसमें से ब्लड थोड़ा सा निकला, देखा सब कुछ। अब उस समय मोबाइल तो था नहीं कि फोटो खींचते, तो ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर लिया और जाके नाली में उसको फेंक दिया। क्या आपने ऐसे प्रैक्टिकल किए हैं? नो। तो टीचर आपको फिश का गिल दिखाने के लिए क्या करेगा? सर उन्होंने बोला कि जाओ कूद जाओ नदी के अंदर, वहां फिश मिलेगी, उसका गिल देके वापस बाहर चले आना। कैन यू डू दिस? नो। क्या फिश क्लास में लाके या लैब में लाके काटी जा सकती है? नो। अब आपको प्लास्टिक के मॉडल दिखाए जाते हैं और उस मॉडल में दिखाया जाता है गिल कैसा होता है। इसलिए हमारे देश में जो डॉक्टर आजकल बन रहे हैं वो बेकार इसीलिए हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा किया नहीं। 11th-12th में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करने को नहीं मिला। डायसेक्शन बेसिकली सिलेबस से खत्म हो चुका है। पहले कॉकरोच का डायसेक्शन हुआ करता था, चूहे का डायसेक्शन हुआ होता था। अगर आपके पापा मम्मी ने साइंस पढ़ी होगी तो उनसे पूछिएगा। यूनिवर्सिटी में आज भी होता है, यूनिवर्सिटी में आज भी होता है। मेडिकल कॉलेज में जब एमबीबीएस सेकंड ईयर में बच्चा जाता है, ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन होता है, ताकि चीर फाड़ करेंगे तभी सीखेंगे, और नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। क्या क्लास 9-10 में पॉसिबल है फिश का गिल दिखाने के लिए फिश को लेके आना? नो। तो आपको मॉडल दिखाया जाता है ना। वैसे ही बच्चों, देश में रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसा होगा तो उससे प्रोडक्शन कैसा होगा, इसके दो तरीके हैं। या तो जो आपके सामने इसको पढ़िए, या तो आइए चलिए बस में बैठ के चलते हैं और देखते हैं जिस दुकानदार के पास जमीन है, जिसके पास वर्कर्स हैं, जिसके पास इनोवेटिव स्किल है, पूरा वो अपनी दुकान में इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं। और पूरे देश की बात करनी है, पूरे देश में कितने दुकानदार होंगे सोचिए। आपको कितना टाइम लगेगा एक टॉपिक पढ़ने के लिए? 8-10 साल तो लग ही जाएंगे। क्या आपके पास 10 साल है टॉपिक पढ़ने के लिए? इसलिए क्लासरूम के अंदर ऐसे डमी मॉडल्स और थ्योरीज बना दी गई है। समझ में आई बात या बिल्कुल नहीं आई? पक्का? घर में खाना बनना है बट चीजें बहुत कम अवेलेबल है और रात को 10 बज चुके हैं, मार्केट पूरी बंद हो चुकी है। आप खाना कैसे बनाएंगे? मूंग की दाल आपको बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और मूंग की दाल के साथ चावल कौन बेवकूफ खाता है? तो आपने मम्मी से कहा एक काम करते हैं, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कैसे होगा? थोड़ा सा चावल निकालते हैं और थोड़ी सी मूंग की दाल निकालते हैं और दोनों को एक साथ बॉईल कर देते हैं कुकर में। क्या बन जाएगा? बीमारों वाली खिचड़ी। तमीज से बोला करिए थोड़ा। ये बीमारों वाली खिचड़ी होती है। लॉजिक समझ में आ गया? इसको आप नींबू के अचार के साथ खा सकते हैं। तो आपने क्या किया? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपको क्या पता था पापा थोड़ा ऑफिस से लेट आ रहे हैं, रास्ते में वो डोमिनोज से पिज्जा लेते आए और छोटे भाई ने प्लेट में खिचड़ी डाली तो बट जाके पूरा का पूरा कमोड में फ्लश आउट कर दिया, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा इसको। तो व्हाट द स्मॉल ब्रदर, यंगर ब्रदर डिड? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया उसने। और मम्मी और आपने अकल लगा के क्या किया? फुलर यूटिलाइजेशन, क्योंकि अब उससे अच्छा घर में कुछ नहीं हो सकता। और पापा आए तो पिज्जा ले आए, तो ना नहीं कर पाए आप। तो दैट इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन रिसोर्सेस। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए ड्रॉ दिस क्विकली, यहां पे लिख भी देते हैं हम। पॉइंट एन outside the PPC reflects additional resources employed। समझ में आ गया? Do this quickly. Any queries on this children? Please ask. पूरी कहानी पीपीसी की समझ में आ गई? पूरी कहानी पीपीसी की समझ में आ गई? चलिए, तो अब आपके एक दोस्त ने एक जमीन खरीदी, उस पे कुछ लोगों को नौकरी दी, बैंक से कुछ पैसा बोरो किया और अपना इनोवेशन यूज किया और एक बिजनेस सेटअप कर दिया। और आपने 1 साल बाद इसका बिजनेस देखा और बोला यू आर ऑन द पीपीसी बाउंड्री। दोस्त कह रहा है मैं कुछ समझ नहीं पाया। आपने दोस्त को बोला अरे बेवकूफ, मेरे कहने का मतलब है तुम अपने बिजनेस में रिसोर्सेस का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो। दोस्त के पापा ने बोला कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम भी इसके बिजनेस में आके हाथ बटाओ, बिकॉज हम अब इस बिजनेस में जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट देम। तो उससे कौन सा पॉइंट आ जाएगा चिल्ड्रन? एन पॉइंट। रिसोर्सेज बढ़ेंगे, आप उनको भी पूरी तरह से यूज करेंगे। दोस्त का छोटा भाई है, थोड़ा आवारा टाइप का है, दिन भर दाएं बाएं घूमता रहता है, मार खाता रहता है। तो ये रिसोर्सेस को क्या कर रहा है? समझ में आ गया? तो ये भाई जो है
ये के पॉइंट पे प्लॉटेड है बेसिकली। सबको समझ में आ गया? तो अगर आपको मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का लड़की नजर आए दिन भर आवारा की तरह घूम रहे, कोई काम धंधा नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, तो बोलना के हो क्या एकदम। समझ में आ गया? और जो बच्चे दिन भर पढ़ लिख रहे हैं अपने पापा मम्मी के पैसे को, स्कूल की फीस, कोचिंग की फीस, बुक्स कॉपीज को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट वेस्टिंग देयर टाइम, तो बोलिएगा ये पीपीसी की बाउंड्री है, पीपीसी की। और जो हबशी टाइप के हैं और ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, दूसरे लोगों की किताब चुरा लेते हैं, इट इज एन पॉइंट। तो क्लास है, आए बढ़िया से पढ़े, यू आर पीपीसी बाउंड्री। क्लास थी, पार्टी में चले गए, मामा जी आए हुए हैं, सर ने भेज दिया पार्टी में के टाइप, समझ में आ गया? और क्लास से पहले आ गए और उसके बाद भी मैसेज करके कुछ क्वेरी क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं सर थोड़ा सा होमवर्क और दे दीजिए, ये एन टाइप बच्चे हैं, ये रिसोर्सेज ज्यादा चाहते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए, तो अभी थोड़ा सा फॉर्मल है। ए और बी का क्या मतलब है? फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और सी और डी का क्या मतलब है? अंडर यूटिलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितना लैंड एरिया है उसके अकॉर्डिंगली कम से कम 200 डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड सो कॉल्ड कोर्सेज पढ़ाए जा सकते हैं, बट दे आर टीचिंग ओनली 120। किस तरह के लग रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लोग आपको? ए बी और सी डी, सी और डी। एंड ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस इन्होंने 80 और कर दिए। अब कितने कोर्सेज हो गए? ये हो गया फुलर यूटिलाइजेशन। क्या हो गया? क्योंकि 200 की इनकी कैपेसिटी थी, इन्होंने 10 कोर्सेज और स्टार्ट किए और इसके लिए एडिशनल रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजी कि हमें कैंपस में कंस्ट्रक्शन की परमिशन दी जाए। व्हाट दे आर डूइंग चिल्ड्रन? दे आर इंक्रीजिंग द रिसोर्सेस। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? चलिए, चलो, ये ओरिजिनल पीपीसी आपको नजर आ रहा है? ओरिजिनल पीपीसी नजर आ रहा है सबको? चलिए, मैंने एक और पीपीसी बना दिया। इट इज ड्रॉन आउटसाइड द ओरिजिनल वन और इनसाइड द ओरिजिनल वन। वेरी गुड। और ये एक और बन गया, द सेकेंड वन इज ड्रॉन इनसाइड। इसको बोलेंगे आप ए ई, दिस वन वुड बी कॉल्ड एज बी जी, दिस वन कुड बी कॉल्ड एज सी जे। सो द ओरिजिनल पीपीसी वॉज ए ई और आप आगे मूव हो गए और एक नया पीपीसी बना, व्हाट? बी जी। इसका मतलब होता है दैट रिसोर्सेज हैव बीन इंक्रीज्ड। तो इंडिया 1947 के आसपास ए ई पे था और आज कहां पे है? बी जी पे। और पाकिस्तान कहां पे है? सी जी पे। तो अगर आपसे पूछा जाए सी जे रिफ्लेक्ट्स व्हाट? पाकिस्तान। बी जी रिफ्लेक्ट्स व्हाट? इंडिया। अच्छा चलिए, थोड़ी और बेइज्जती करते हैं। सी जे रिफ्लेक्ट्स व्हाट? अमेरिका। इनका ग्रोथ लेवल कम हो गया है। यहाँ पे कौन कौन सा बच्चा है जो ये सोचता है कि अमेरिका हमसे ज्यादा ग्रो कर रहा है? कोई ऐसा सोचता है? चलिए, आपकी सोच को थोड़ा ठीक कर देते हैं। मेरे को बस आप 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं आपकी सोच को पूरी तरह से बदल दूंगा। और आप सोचेंगे सर हम तो कुछ और ही सोचते थे अपनी कंट्री के बारे में और अल्टीमेटली हुआ कुछ और। चलिए, रेडी एवरीबॉडी? एक वेबसाइट आपको दिखाता हूं, tradingeconomics.com। चलिए, कंट्रीज आपको नजर आ रहा होगा, मार्केट्स नजर आ रहा होगा। जस्ट होल्ड ऑन, ये इंडिया पेज खुला है। चलिए, नजर आ गया बच्चों? मार्केट्स नजर आ गया, न्यूज नजर आ गया, कैलेंडर नजर आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ग्रोथ कितनी है। जीडीपी का मतलब सिंपल भाषा में बताता हूँ, पूरे देश में जितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज बिके वो जीडीपी होती है, ठीक है? तो आपको चिल्ड्रन वर्ल्ड के जीडीपी में शायद इंटरेस्ट होगा। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आपको कहां नजर आ रहा है? लिबिया। कंट्री इज फुल ऑफ न्यूसेंसेस, लड़ाई झगड़ा चलता रहता सीरिया और लिबिया में। ग्रोथ रेट इनका बहुत ज्यादा है, रीजंस हैं बताए जाएंगे आपको, नॉट टू वरी। सीशेल्स का ग्रोथ रेट 14% का है, आर्मेनिया 12.8 एंड सो ऑन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 8.5, जिम्बाब्वे 8.5, तजाकिस्तान, मॉरिशस, बांग्लादेश हमसे ऊपर है। देखिएगा आपको कहां पे नजर आता है, पाकिस्तान कहां नजर आया? 5.97। लोग कहेंगे सर पाकिस्तान की तो हालत खराब है। तो हालत खराब है कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए, सबके लिए
नहीं, जो उनका बिजनेस है वो बेटर है, जो वो लोग हमको एक्सपोर्ट करते हैं ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल, उसकी वजह से उनके वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा है, तो उस फैक्टर को भी यहाँ पे कंसिडर किया गया है। देखिए ध्यान से, शायद इंडिया आपको नजर आ जाए। कितना है चिल्ड्रन? 4.4% हमारा ग्रोथ रेट है। और नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं। यूएस का नंबर आएगा तो बताइएगा। आया अभी तक बच्चों? अभी आया? अब आया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कितने परसेंट का ग्रोथ रेट है? 1.6। मतलब यूएस में अगर कोई इंसान $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट इस साल करे तो अगले साल वो $1,01,600 होगा बस। तो क्या यूएस बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है? नॉट एट ऑल। तो सर इनका थोड़ा हाई फाई पंप एंड शो तो बड़ा ज्यादा है। बस बच्चों पंप एंड शो है, और उसी को बरकरार रखने के लिए, दादागिरी करने के लिए दूसरे कंट्रीज में लड़ाई लगवाते रहते हैं ये लोग, ताकि हमारे सामने किसी का मुंह ना खुले। जितना ज्यादा रेसिज्म, बर्गलरी, तोड़ फोड़ आपको यूएस में मिलेगी, शायद उतनी अफगानिस्तान में भी ना मिले। तो जाना चाहेंगे यूएस में इन्वेस्ट करने के लिए? जाना चाहेंगे? सर लीस्ट ग्रोथ किस कंट्री का है? जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, चेकोस्लोवाकियन रिपब्लिक, पोलैंड, चील, हंगरी, वेनेजुला, हैती, रशिया -1.9 चल रहा है। वॉर हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। न्यू कैलेडोनिया, लग्जमबर्ग, साउथ सुडान, ताइवान, इक्वेटोरियल गिनिया। इसीलिए इक्वेटोरियल गिनिया में जो शिप्स वगैरह बगल से गुजरते हैं ना, पायरेट्स उस पर अटैक करके अक्वायर कर लेते हैं, वहां पे ये सब कर्मकांड बहुत होता है। देयर आफ्टर फिजी, बर्मुडा, बेलारूस, लेबनान, मोल्डोवा, और सबसे बेकार क्या है? यूक्रेन। तो अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, मारपीट मत करिए, उसको बोलो कि लड़ाई अपनी जगह थी, अब हम तुम्हारे फायदे की बात करना चाहते हैं। क्या? यूक्रेन में जाके जमीन खरीद लो, गड्ढा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रशिया से मिसाइल गिरिएगा, अपने आप गड्ढा हो जाएगा। तो क्या आप यूक्रेन में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। और सबसे अच्छा देश कौन सा है? ना बाबा ना। सर हम लीबिया में भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। सेशल्स अच्छा है, आर्मेनिया अच्छा है, एंड मेनी कंट्रीज आर देयर। तो आज से पहले आपने वेबसाइट देखी है क्या? नहीं देखी, पहली बार देखी ना? चलिए सब चीज बताता रहूंगा। अगर एशियन कॉन्टिनेंट की बात करें तो एशिया में भी हमारा नंबर कोई बहुत आगे है। G20 कंट्रीज की अगर बात करें, अब ये मत बोलिएगा सर यहाँ 20 ही कंट्रीज क्यों हैं। G20 इज अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। होता क्या है सर ये G20? जैसे आपकी मम्मी की किट्टी पार्टी होती है ना, 15 ही लोग बस उस किट्टी पार्टी में है, मोहल्ले में तो आंटी लोग और हैं, बट किट्टी पार्टी में सिर्फ 15, जिनकी आपस में एक दूसरे से बनती है बेसिकली। तो G20 में हमारी रैंक 3rd पे आती है, हमारी रैंक 3rd पे, और चाइना हमसे थोड़ा सा ऊपर है। तो चाइना और इंडिया के इकोनॉमिक प्रोफाइल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। समझ में आया? तो अगर ये 4.4 हो, आपको स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन आए और ये स्क्रीनशॉट दे दे और बोला जाए हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया टू इंक्रीज फ्रॉम 4.4 टू 4.5 बाय ड्रॉइंग अ पीपीसी। आप कहेंगे अरे नेकी और पूछ पूछ, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है, हम बाहर की तरफ एक और बना देंगे। तो ये इंडिया का पीपीसी 4.4 पे होगा और ये 4.5 पे होगा, क्योंकि ग्रोथ तब होगी देश में जब रिसोर्सेस बढ़ेंगी। तो पैसा कमा के और फैक्ट्री लगा लीजिए, या फैक्ट्री लगा के और पैसा कमा लीजिए, बात एक ही है। तो अब समझ में आया मोदी जी क्यों घूमते टहलते रहते हैं दूसरे देशों में। और कुछ बेवकूफ टाइप के लोग क्या बोलते हैं सर, थोड़े आवारा टाइप के हैं सर, बहुत घूमते हैं सर, उनकी मम्मी उनको मना नहीं करती है, मम्मी तो गई, उनकी क्या मना करेंगी। गॉट इट क्लियर? बट आपकी मम्मी आपको क्यों मना करती है? क्योंकि आप पीपीसी को बाहर की तरफ शिफ्ट कराने की हैसियत नहीं रखते। तो आप कम घूमेंगे तो घर का पीपीसी सेम रहेगा, ज्यादा घूमेंगे तो पीपीसी अंदर चला जाएगा। तो अगर आपके पापा का बिजनेस है और कह रहे हैं 2-3 घंटा फैक्ट्री में आया करो, ऑफिस में आया करो, कुछ सीखो समझो, क्या चाह रहे हैं वो चाह रहे हैं कि ऑफिस का पीपीसी बल्जिंग आउटवर्ड हो जाए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो अब पेपर में केस स्टडी वगैरह इसी तरह की आएगी, तो आपको चीजें बना के दे देंगे, कहेंगे बनाओ पीपीसी। बच्चा कहेगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ भी नहीं आया, तो किताब में कहीं लिखा ही नहीं है। जो किताब में लिखा था वो 10वीं तक पूछा जाता था, अब 11वीं 12वीं में जो किताब में लिखा होता है वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आपको अकल लगानी पड़ेगी अपनी। अंडरस्टूड और नॉट? सो न्यू पीपी कर्व शिफ्ट टू द राइट ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यू टू रिसोर्सेस बढ़ गए और टेक्नोलॉजी बेटर हो गई। समझ में आया कि नहीं? पक्का? तो ब्लू लाइन इंडिया का 1947 है एंड ग्रीन लाइन इंडिया का 2023 है। तो जियो जब नहीं था तो इंटरनेट का बड़ा बाजा बजा था इंडिया में,
बड़ी स्लो स्पीड हुआ करती थी, बट उन्होंने ऐसे रिसोर्सेज दे दिए कि यहाँ पे इंटरनेट कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। गॉट इट क्लियर? तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, बिफोर द एडवेंट ऑफ रिलायंस जियो व्हाट वाज द पीपीसी? आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेड ऑन अ ब्लू कर्व। आफ्टर दैट द रिसोर्सेज हैव इंक्रीज्ड। समझ में आई बात? वाराणसी में टेम्पल का जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके पहले क्या उतना टूरिज्म था जितना आज है? नहीं था। क्यों नहीं था? सड़कें वगैरह बहुत सकरी थी, लोग इजीली कम्यूट नहीं कर पाते थे, बड़ा ट्रैफिक का मैनेजमेंट था। बट अब जब से कंस्ट्रक्शन और बेटर हो गया, मंदिर के एरिया का प्रेमाइसेस बढ़ गया, लोग इजीली ट्रैवल करने लग गए, तो लोगों के जाने की जो पॉपुलेशन थी वो भी बढ़ गई। तो रिसोर्सेज हैव इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? रिसोर्सेज हैव इंक्रीज्ड। समझ में आ गया? तो आप बोल सकते हैं ब्लू लाइन रिप्रेजेंट्स द ओल्ड काशी विश्वनाथ प्रेमाइसेस एंड द ग्रीन लाइन रिफ्लेक्ट्स व्हाट? न्यू। पहले जयपुर से दिल्ली जाने में 4-5 घंटे लगते थे, बट अब जब ये नया एक्सप्रेस वे बन गया है, हार्डली 2 से 2.5 घंटा आपको लगेगा। तो इससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ भाई? ट्रैफिक बेटर मैनेज हो रहा है, लोगों का टाइम बच रहा है। मान लीजिए दिल्ली का कोई ऑफिस है जिनकी जयपुर में मीटिंग है, तो पहले सवेरे जाते थे, 4 घंटा मीटिंग अटेंड करते थे और शाम को नहीं अगले दिन लौटते थे, तो एक दिन होटल एक्स्ट्रा लेना पड़ता था उनको। बट अब क्या है, सवेरे 8 बजे निकले, 11 बजे पहुंच गए, 12 से 6 मीटिंग की, 7 बजे खाना खा के निकले, 9 बजे अपने घर। तो जयपुर से दिल्ली जो लोग नौकरी के लिए आते हैं, 10 बजे मान लीजिए ऑफिस है, तो सुबह 7:30 बजे बस में बैठे, 10 बजे ऑफिस पहुंच गए, 5 बजे ऑफिस निपटाया, 7 बजे वापस 7:30 बजे अपने घर पहुंच गए, सोए, अगले दिन फिर आ गए। तो कम्यूटिंग बिकम्स वेरी इजी। तो जितने ये फ्लाईओवर बनते हैं, टनल्स आपने देखे होंगे शिमला वगैरह में बन रहे हैं, हरियाणा हिमाचल प्रदेश में क्यों टनल्स बनाए जा रहे हैं? सर पहाड़ के अंदर ड्रिल करके तो हम जाएंगे नहीं, या क्लाइंब करके तो हम जाएंगे नहीं, हमारी गाड़ी और 2 पहिया जाने के लिए तो टनल की जरूरत है। तो टाइम का थोड़ा सा बचत हो रहा है, ट्रैफिक बेटर मैनेज हो रहा है। तो व्हाट इज बीइंग डन? रिसोर्सेज बढ़ गए। तो क्रिएशन ऑफ न्यू टनल्स इन हिमाचल प्रदेश रिफ्लेक्ट्स व्हाट? पीपीसी का राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और अगर भूकंप आ गया तो आपका पीपीसी अंदर की तरफ चला आएगा। तो समझ में आ गया? टॉपिक बड़ा आसान है, बट टेस्टिंग कैसे होगी आपको इसका अंदाजा ही नहीं। समझ में आ गई बात? पंखा चल रहा है रूम में, गर्मी बहुत भयंकर है, पसीना चुहा जा रहा है, क्या आपका पढ़ाई में एफिशिएंसी लेवल ज्यादा होगा? बट थोड़ा सा एम्बियंस टेम्परेचर आपको ठीक ठाक मिल गया, कूलर एसी लग गया, तो आपका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाएगा। ओके मार्क चिल्ड्रन? एंड इट कैन ऑल्सो शिफ्ट टू द लेफ्ट। और ये क्या इंडिकेट करेगा चिल्ड्रन? पॉपुलेशन कम हो गई। सर कैसे? अरे लोग मर गए। जब लोग मर गए तो फैक्ट्री में काम करने वाले भी नए हैं, जिनके पास स्किल नई है। आई रिपीट, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग अब नए आएंगे, जिनके पास स्किल पुरानी वो सीखेंगे। जब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा तब तक तुमको नुकसान कुछ दिन तक झेलना ही पड़ेगा। पॉपुलेशन कम हो गई तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कंट्री में बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी? घट जाएगी। लोग मर गए क्योंकि दे आर नॉट अवेलेबल। तो पॉपुलेशन जब गिरेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होगी। क्या फैक्ट्रीज 24 घंटे चलेंगी? नो। तो फैक्ट्रीज का आउटपुट खरीदने वाला पब्लिक है ही नहीं इस समय, पॉपुलेशन मर चुकी है, तो फैक्ट्रीज अपने आउटपुट को क्या करेंगी? बढ़ा देंगी? कम करेंगी। नेचुरल कैलामिटीज आ गई, भूकंप आ गया, विल द रिसोर्सेज बी अवेलेबल इन द सेम क्वांटिटी? Will the resources be available in the same quantity? Not at all. Output will go, तो भी बाहर की तरफ चला जाएगा। तो मैंने तो कुछ एग्जांपल्स दिए ना आपको। अंदर की तरफ क्यों आएगा? जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ेगी। शॉर्ट रन में ऐसा होगा ना, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में आप 2-4 हफ्ते की बात मत करिए, आप 2-4 साल की बात करिए। एकाएक पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ गई, मान लीजिए पिछले 5 सालों में, कुछ दिन तक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस की प्रॉब्लम रहेगी कि हमेशा रहेगी? कुछ दिन तक ना। फिर तो गवर्नमेंट एफर्ट करेगी, नए स्कूल्स खोलेगी, बट नया स्कूल बनने में सर 3 साल लगेगा, तो क्या है बच्चे अब 3 साल स्कूल ना जाएं? गवर्नमेंट स्कूल्स को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देगी कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप टीचर्स को डबल शिफ्ट में बुला लीजिए, नए टीचर्स को हायर कर लीजिए, आप सवेरे वाले 7 से 1:30 पढ़ाएं, दिन वाले 2 बजे से शाम को 5:30 तक पढ़ाएं। तो नए बच्चों की एजुकेशन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर स्कूल 2 शिफ्ट में चल रहा है तो भी एक तरह से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बढ़ गया। तो रिसोर्सेज का बढ़ना और रिसोर्सेज का घटना का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि फिजिकल रिसोर्स बढ़ेगा, हम उसी रिसोर्स को डबल ट्रिपल भी अगर यूज कर सकते हैं। मारुति
एक शिफ्ट में 500 गाड़ी बनाता है। अगर गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाए, 8 घंटे की उनकी एक शिफ्ट होती है, तो वो नई फैक्ट्री अभी नहीं लगाएंगे, वो अपनी फैक्ट्री को 8 घंटे की बजाय 16 आवर्स चलाएंगे, तो 1000 गाड़ी बन जाएगी। डिमांड और बढ़ी, 1500 गाड़ियों की पर डे की डिमांड है, वो अपनी फैक्ट्री को 3 शिफ्ट चलाएंगे, 8-8 घंटे। सर और डिमांड बढ़ रही है, अब चौथी शिफ्ट कैसे चला सकते हैं, 24 घंटे तो खत्म हो गए, अब उन्हें नई फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? पक्का? चलिए अपडेट दिस क्विकली चिल्ड्रन। तुमने इसको कॉपी कर लिया? चलो, सो व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, अपनी कॉपी में एक हेडिंग लिखिए, सॉल्यूशंस ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स यूजिंग पीपीसी। सॉल्यूशंस ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम्स यूजिंग पीपीसी। आप कैसे अपनी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस की समस्या को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व अप्रोच से, हाँ, तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सुलझा सकते हैं। मैंने क्या बोला? एक ही बात है, आप जब 6 को मिला देंगे तो बेसिक बन जाएंगी और 3 होंगी तो सेंट्रल होंगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरचेंजेबली यू कैन कॉल देम। ओके, क्या लिखा हमने? सोल्यूशन टू द सेंट्रल ओब्लिक बेसिक कर लो, लड़ाई झगड़े की कोई जरूरत नहीं है। लिख दिया? यूजिंग पीपीसी अप्रोच। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी हमारी बच्चों? पहली प्रॉब्लम क्या थी? कुछ भी नहीं थी पहली प्रॉब्लम। व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट में 2 चीजें थी, क्या प्रोड्यूस करना और कितनी क्वांटिटी में। तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि हम कौन सी 2 चीजें प्रोड्यूस करेंगे चिल्ड्रन, व्हीट एंड फूड। व्हीट ही तो फूड है, क्लॉथ एंड व्हीट, या आप बोल सकते हैं क्लॉथ एंड फूड। तो ये 2 चीजें हम प्रोड्यूस करेंगे। जितना प्रोडक्शन फूड का बढ़ाएंगे, क्लोथिंग का क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जितना प्रोडक्शन क्लोथिंग का कम होगा, उतना फूड का क्या होगा? पहली प्रॉब्लम का समाधान मिल गया आपको? पहली प्रॉब्लम का समाधान मिल गया। अब पहली प्रॉब्लम में थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाया गया है। क्या थी प्रॉब्लम? व्हाट टू प्रोड्यूस। सर क्लॉथ और फूड हमने डिसाइड किया, पर थोड़ी सी अकल लगाइएगा प्लीज, क्या उसमें इस ग्राफ का कोई काम है? क्लॉथ और फूड के प्रोडक्शन में क्या इस ग्राफ का कोई काम है? ग्राफ का काम पहली प्रॉब्लम के अगले हाफ में आता है। पहली प्रॉब्लम क्या है? व्हाट एंड हाउ मच। हाउ टू प्रोड्यूस नहीं, व्हाट एंड हाउ मच। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आपने पढ़ा था क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। आई रिपीट, क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितनी क्वांटिटी में। तो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, दैट हैज बीन आंसर्ड बाय दिस। जैसे जैसे फूड का प्रोडक्शन बढ़ेगा, व्हीट का कम होगा। 15 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 0 यूनिट्स ऑफ फूड। 14 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 1 यूनिट ऑफ फूड। 12 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग, 2 यूनिट्स ऑफ फूड। 9 units of clothing, 3 units of food. 5 units of clothing and 4 units of food. 0 units of clothing and 5 units of food. तो how much समझ में आ गया? So with the given resources, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करके हम जो भी बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं, इट इज प्लॉटेड ऑन द पीपीसी टाइटल्ड एज ABCDE and F। सुनाई पड़ गई बात? तो पहला क्वेश्चन अपनी कॉपी में फटाक से लिखें, वेरी क्विकली, और इस कॉम्पोजिशन को लिख लें अपनी कॉपी में। वैसे जो मैंने आपको जेरोक्स नोट्स दिए हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बट अपने हाथ से लिखेंगे थोड़ा याद हो जाएगा। रिवीजन के लिए 2 चीजें और बताता हूं। पॉइंट Z रिफ्लेक्ट्स व्हाट चिल्ड्रन? इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज या इंक्रीज इन रिसोर्सेज। के रिफ्लेक्ट्स व्हाट? अंडर यूटिलाइजेशन और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। डू इट इन फुल चिल्ड्रन, बी क्विक। द सेकेंड प्रॉब्लम इसके बाद होगी, बीच में कॉन्सेप्ट इंटरफेयर करने हमको आ गया, नेम्ड एज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने जब डिसाइड किया कि 11th क्लास में साइंस या कॉमर्स में क्या पढ़ना है, तो आपने सोचा कि कॉमर्स पढ़ना है। अगर कॉमर्स जैसी स्ट्रीम होती ही ना, तो मजबूरी में क्या पढ़ते? साइंस पढ़ लेते। 2 ही स्ट्रीम्स तो बस आपके सामने स्क्रीन पे लिखी गई हैं, वन इज साइंस, अदर इज कॉमर्स। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर होता क्या है? कुछ ऐसा ही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चिल्ड्रन। आपने कॉमर्स क्यों चूज किया ओवर साइंस? बिकॉज ऐसा नहीं कि साइंस लेते तो वो निपट ही जाते, 10-20 साल लगते 11th पास करने में, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बट आपको क्या लगा कि कॉमर्स में अगर हम अपने रिसोर्सेज
पापा मम्मी के पैसे, अपना दिमाग, अपना इंटेलिजेंस यूज करेंगे तो तरक्की कहीं ज्यादा होगी। और जिन बच्चों ने साइंस लिया है वो भी यही सोच रहे हैं कि साइंस लेकर हम जितना एफर्ट साइंस में कर लेंगे हमारे मार्क्स बेटर आएंगे, हमारी तरक्की ज्यादा होगी इन कंपैरिजन व्हाट वी कुड हैव गॉट बाय ऑप्टिंग कॉमर्स। कुछ बच्चे तो मन से साइंस लेते हैं, साइंस पढ़ने के लिए बने भी होते हैं बेसिकली, जैसे आप कॉमर्स के लिए, बट कुछ हैं जो सोशल प्रेशर, मेंटल प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर, पड़ोसी का बच्चा पीसीएम लेके पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा भी पीसीएम लेके पढ़ेगा, चाहे उनके नंबर पहले यूनिट टेस्ट से ही एटम और मॉलिक्यूल की तरह आए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसीलिए आपने दो चॉइसेस ली विद ₹100 दैट यू हैड। पहली चॉइस कि आप इस 100 रुपए में बर्गर खा सकते हैं। दूसरी चॉइस 100 रुपए में पिज्जा खा सकते हैं। कौन कौन ऐसा है जो पिज्जा खाएगा? 1 2 3। अवगी जी, समीर, सार्थक, वंश जी, आप लोग क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं, पेट भरा हुआ है। बर्गर और पिज्जा में कौन कौन पिज्जा खाएगा बताइए? ये लोग तो सो गए लगता है। चलिए, जो सो रहे हैं उनको सोने दीजिए, जो जग रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं। हाँ, पिज्जा वाले कौन कौन है भाई, हाथ उठा दे जरा। सर पिज्जा। चलिए, 3 लोग हैं सर पिज्जा। पिज्जा। अगर पिज्जा ना होता तो इन 3 लोगों की फर्स्ट चॉइस क्या है बच्चों? फर्स्ट चॉइस क्या है? पिज्जा। अगर पिज्जा ना होता तो सेकंड चॉइस क्या होती? बर्गर। और बाकी मान लेते हैं कि 15 बच्चे हैं, ये क्या खाएंगे? क्या खाएंगे ये लोग? बर्गर खाएंगे। और अगर बर्गर ना होता तो इनकी सेकंड चॉइस क्या होती? पिज्जा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स में बनी है, बच्चों को समझ में पहले दिन तो आती नहीं और आपको भी नहीं आएगी, इसलिए एग्जाम्पल लिया गया है। बर्गर इज द फर्स्ट चॉइस। अगर ना होता तो आप क्या खाते? पिज्जा। पिज्जा इज द फर्स्ट चॉइस फॉर दीज 3 पीपल। ना होता तो क्या खाते? बर्गर। तो कहने का मतलब जो लोग बर्गर खाएंगे उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? पिज्जा ना खाना। जो पिज्जा खाएंगे उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बर्गर ना खाना। सुनाई पड़ा जो मैंने बोला? सुनाई पड़ा जो मैंने बोला? एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक और एग्जाम्पल। आपने कौन बनेगा करोड़पति से 10 लाख रुपए जीत लिए। नाउ यू हैव 2 चॉइसेस। चॉइस नंबर 1, लेंड दिस मनी टू अ फ्रेंड जो आपको 9% पर एनम इंटरेस्ट देगा, और डिपॉजिट दिस मनी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आपको 7% पर एनम इंटरेस्ट देगा। कौन कौन दोस्त को पैसे देगा? चलिए, मान लेते हैं 2 लोग कह रहे हैं कि हम दोस्त को पैसे देंगे। दोस्त को पैसे देंगे बच्चों तो 9% के हिसाब से 10 लाख रुपए पे एनुअली कितना कमाएंगे? 90,000। और बाकी 15 लोग कह रहे हैं कि हम दोस्त को पैसा नहीं देंगे, दोस्त हमारा थोड़ा चोर टाइप का है, वो भाग सकता है, तो हम पैसे कहां जमा करेंगे? एसबीआई में। तो एसबीआई में जमा करने में कितने पैसे मिलेंगे आपको? 70,000। लॉजिक समझ में आ गया? फ्रेंड को जिन लोगों ने पैसे दिए कितना कमाया 1 साल में? 90,000। हाउ मच डिड दे लॉस्ट बाय नॉट पुटिंग द मनी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? 70, क्योंकि 90,000 आपको दोस्त ने दिया। हैड दिस मनी नॉट बीन लेंट टू योर फ्रेंड एंड डिपॉजिटेड इन एसबीआई, एसबीआई कितना इंटरेस्ट देता आपको? 70। तो 90 कमाने के लिए कितना त्याग करना पड़ा? 70,000। तो दोस्त को जिन्होंने पैसा दिया उनकी फर्स्ट चॉइस थी दोस्त को पैसा देना। दोस्त जैसी कोई जंतु होती ही ना अगर, तो वो भी क्या करते? एसबीआई में पैसा जमा कराते। जिन लोगों ने एसबीआई में पैसा जमा कराया उन्होंने 70,000 तो कमा लिए, बट दोस्त को दिए होते तो वो भी कितना कमा पाते? सो इन बच्चों की फर्स्ट चॉइस क्या थी बच्चों? एसबीआई में पैसा जमा कराना। सेकंड चॉइस क्या हो सकती थी? अगर एसबीआई होता ही ना तो ये भी पैसा किसको देते? फ्रेंड को। तो अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कौन बनेगा करोड़पति? सब लोग खेलने गए। सब लोग खेलने
गए। फ्रेंड को जिन्होंने पैसा दिया उन्होंने कितना कमाया? 90। उनका लॉस कितना है? जिन्होंने एसबीआई में पैसा जमा कराया उन्होंने कितना कमाया? दोस्त को देते तो कितना कमाते? तो चिल्ड्रन, दिस 70 and 90 is known as opportunity cost. Opportunity lost is opportunity cost. तो 90,000 कमाने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 70,000। 70,000 कमाने के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 90,000। अगर इस समय क्लास ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? सर मूवी देख रहे होते। क्या कर रहे होते? मूवी देख रहे होते हैं। तो अभी पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मूवी। और जो लोग मूवी देख रहे हो नालायक क्लास में नहीं आए, मूवी देखने वालों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? क्लास। समझ में आया? एक और एग्जांपल सुनिएगा, एक और एग्जांपल सुनिएगा। एक दोस्त का बर्थडे है जहां पर हेड 2,000 रुपए खाने का प्लेट है। दोस्त का नाम एक्स है। दूसरे दोस्त का बर्थडे है जहां पे 1,200 रुपए पर हेड खाना है। कौन कौन दोस्त एक्स के बर्थडे में जाएगा? हाथ उठा दे। इन लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1,200 रुपए होगी। और कौन कौन दोस्त वाई के बर्थडे में जाएगा? वो भी हाथ उठा दे। इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2,000 होगी। समझ में आई बात? अपॉर्चुनिटी लॉस्ट इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मेरे पास एक बहुत बड़ी सी जमीन है, अगर मैं उसमें खेती बाड़ी करूं तो मैं 1,200 करोड़ साल भर में कमा सकता हूं। कितना? 1,200 करोड़। सर क्या उगाएंगे उसमें? सोना चांदी। अगर इसको मैं दे दूं किसी पर्सन को और वो बोले कि मेडिकल कॉलेज खोलते हैं तो साल भर में 2,000 करोड़ कमाएंगे। तो मेडिकल कॉलेज सेटअप करके 2,000 करोड़ और खेती बाड़ी करके 1,200 करोड़। आपके ओपिनियन में मेरे को क्या करना चाहिए? मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। लोभी इंसान है। मेडिकल कॉलेज सेटअप करके 2,000 करोड़ तो कमा लेंगे, कितना नहीं कमा पाएंगे। तो 2,000 करोड़ कमाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगी वो। बट जो लोग कहते हैं नहीं सर हम अच्छा पौष्टिक आहार उगाएंगे और कितना कमाएंगे? 1,200 करोड़। उन लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है चिल्ड्रन? 2,000 करोड़। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मम्मी और पापा दोनों आपसे बहुत दुखी हैं, दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। मम्मी मारेंगी 40 डंडा और पापा 15 झापड़। बताइए बच्चों, भूख तो लगी होगी, क्या खाना चाहेंगे? जो लोग 40 डंडे खाएंगे उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15 झापड़, और जो 15 झापड़ खाना चाहेंगे उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 40 डंडा। समझ में आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? 1 किलो गोल्ड और 1 किलो सिल्वर दोनों में से क्या बर्थडे में मेरे से आप प्रेजेंट लेना चाहेंगे? कुछ लोग कहेंगे गोल्ड, कुछ लोग कहेंगे सिल्वर। जिन्होंने गोल्ड ले लिया मेरे से गिफ्ट उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिन्होंने सिल्वर ले लिया उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कुड हैव टेकन, अगर पहली वाली ना होती तो उसी सेकंड बेस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं। इन लोगों की फर्स्ट चॉइस क्या है? पिज्जा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बर्गर। इनकी फर्स्ट चॉइस क्या है? बर्गर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पिज्जा। ये तो थ्योरेटिकल लॉजिक था। व्हाट थ्योरेटिकल? अगर मैं इस समय इकोनॉमिक्स ना पढ़ा रहा होता तो मैं गिल्ली डंडा खेल रहा होता। तो क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिल्ली डंडा खेलना, और गिल्ली डंडा खेलने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लास लेना। तो जिन्होंने कौन बनेगा करोड़पति से 10 लाख रुपए जीतकर फ्रेंड को 9% पे लेंड कर दिया, वो कितना कमाएंगे? कितना गवाएंगे? 70 इज देयर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 90 कमाने के लिए कितना खोना पड़ेगा? 70,000 रुपए। अगर आप 25 क्वेश्चन अकाउंटेंसी के सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए आप 500 जोक्स फॉरवर्ड कर सकते थे, बट आपका टाइम तो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन करने में निकल गया। तो 25 क्वेश्चन करने के लिए क्या त्याग करना पड़ा?
500 जोक्स फॉरवर्ड नहीं कर पाए, तो 25 क्वेश्चन करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 500 जोक फॉरवर्ड ना कर पाना। और जो बच्चे जोक फॉरवर्ड कर रहे हैं उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 25 क्वेश्चन। घर में गेस्ट आए, मम्मी पूछती है ना ठंडा गरम, पता है क्या बोलने, पहले ठंडा ले फिर गरम ले आइएगा। मम्मी ने पूछा चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे, कुछ गेस्ट ने बोला कॉफी पियेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? चाय। और कुछ ने बोला चाय पियेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? कॉफी। अभी भी नहीं समझ में आया? आप घर से निकले फ्रेंड की डाइवोर्स पार्टी में जाने के लिए, शर्ट और जीन्स पहन ली, मम्मी कह रही है कि कोट पहन के चले जाओ, आपने कहा नहीं शर्ट और जीन्स पहन के जाएंगे, तो शर्ट और जीन्स आपने पसंद किया फर्स्ट चॉइस, सेकंड क्या हो सकती थी बट हुई नहीं, कोट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अभी भी नहीं समझ में आया? पक्का? तो आपकी क्लास भी है और पार्टी में भी जाना है, या घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, तो जो लोग रिश्तेदारों को छोड़ के क्लास में चले आए उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिश्तेदार है, और जो क्लास छोड़ के रिश्तेदार के साथ चले गए उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लास है। समझ में आया? तो 10 लाख रुपए आपने जीता, एसबीआई में 7% पे इन्वेस्ट कर दिया, हाउ मच यू आर अर्निंग? 70,000। और कितना लूज कर दिया आपने? तो 70,000 कमाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 90,000। तो फ्लाइट से अगर आप बेंगलुरु जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? ट्रेन। और ट्रेन से अगर बेंगलुरु जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? फ्लाइट। इसको भी लिख लेते हैं। तो मान लीजिए ट्रेन का टिकट खर्चा पानी सब मिला के 6,000, और फ्लाइट का लेटेस्ट से 6,300 रुपए। अब कोई बेवकूफी होगा जो ट्रेन से जाएगा, क्योंकि वो 300 रुपए कुली को दे देगा। तो इंटेलिजेंट लोग किससे ट्रैवल करेंगे? और जीनियस लोग, सर इसका मतलब सोशल नेटवर्क बनाएंगे ना वहां पे। समझ में आ गया? तो अगर आप लोग ट्रेन से बेंगलुरु जाते हैं बच्चों, व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? 6,300 रुपए। फ्लाइट से अगर आप बेंगलुरु जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? 6,000। समझ में आया कि नहीं? मैंने होमवर्क दे दिया 10 क्वेश्चन का। कुछ लोग कह रहे हैं सर वो पड़ोसी की डाइवोर्स पार्टी में जाना है इसलिए होमवर्क नहीं कर पाए। तो होमवर्क नहीं कर पाए और पड़ोसी की डाइवोर्स पार्टी में चले गए, तो डाइवोर्स पार्टी में जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? होमवर्क। और जो होमवर्क की और पार्टी में नहीं गए उनकी होमवर्क करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? पार्टी में जाना। आप समझ गए व्हाट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो अगर मैं आपकी क्लास ना ले रहा होता तो आरबीआई गवर्नर के साथ मीटिंग कर रहा होता। 2000 के साथ साथ सारी नोट बंद कर दो, सब डिजिटलाइज कर दो। तो आपकी क्लास लेने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? आरबीआई गवर्नर की मीटिंग का नुकसान। समझ में आ गया? पक्का? वेरी क्विकली चैप्टरफाई दीज एग्जांपल्स चिल्ड्रन, वेरी क्विकली। आज की सेवा इकोनॉमिक्स ही यहीं समाप्त होती है।